स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं ऋषिपाल शर्मा और इस चैनल के माध्यम से आज से हम एक नया शो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है युवा संवाद। युवा संवाद ये जो शो है, इसके माध्यम से हम आपके लिए समाज में हो रही घटनाओं को उजागर करने के लिए, उन पर प्रकाश डालने के लिए, उस विषय विशेषज्ञ से जुड़े जो भी मुद्दे होंगे उसके लिए हम आपसे रूबरू कराएंगे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सत्यदेव आर। सत्यदेव आर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आपके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद ऋषिपाल जी। और सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं, होली की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में ये पावन पर्व उल्लास और रंगोत्सव हर्षोल्लास के साथ आप सभी मनाएं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी ये जो होली का माहौल चल रहा है तो इसमें युवा लोग भी बहुत अच्छे से घूम रहे हैं। उन युवाओं के लिए कुछ नई तकनीकें, कुछ नए विचार शिक्षा में, चिकित्सा में, राजनीति में, बिजनेस में, इन पे अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए तो कैसा रहेगा? देखिए, होली का जो पर्व है, हमारे यहाँ पहले जो पर्व हुआ करते थे उनका जो लॉजिक था, उनका जो साइंटिफिक महत्व था, उन पर्वों का वो महत्व कहीं ना कहीं निरंतर घट रहा है। होली का जो पर्व है उसको जिस तरीके से पहले लोग मनाते थे, आज उसका पूरा स्वरूप ही बदल गया है। जी, मैं तो इस बार हालांकि रंग भी नहीं खेला। अच्छा, घर में ही रहा, क्योंकि होली के त्यौहार पे अक्सर लोग सब ड्रिंक करे हुए होते हैं, दारू पी के मस्त रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में झगड़ जाते हैं, बदतमीजी के साथ रंग लगाते हैं। तो उससे अच्छा है कि लोग उससे दूरी बना लेते हैं। और यही कारण हुआ कि हमारे त्योहारों में जो एक रौनक पहले देखने को मिलती थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। अच्छा, मैंने देखा है कहीं कहीं ये भी रिवाज होता है कि कपड़े भी फाड़े जाते हैं। कपड़े फाड़े जाते हैं, लोगों को कीचड़ में डाला जाता है, कीचड़ उनके ऊपर फेंकी जाती है। मतलब पूरी तरीके से जानवर भी इतना बेकार व्यवहार नहीं करते हैं जैसा आजकल होली के पर्व पर इंसानों में देखा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि होली पे सभी को अपने सिकवा गिले मिटा के एक दूसरे को गले से लगना चाहिए। प्रेम और सौहार्द का त्योहार है। आपसी गिले शिकवे नाराजगी मिलाकर गले मिलना चाहिए। लेकिन होली पर नाराजगी नहीं होते हुए भी नाराजगियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये समाज के लिए घातक हैं। ऐसे में हमारा जो संस्कृति है उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमारे कुछ धर्म गुरु हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इंडिकेशन देते रहते हैं। लेकिन आज का युवा जो है वो अगर धर्म से जुड़ता है तो उसके लिए ऐसा लगता है कि हम पीछे की दुनिया में जा रहे हैं, आधुनिक दुनिया से अलग हट रहे हैं। ये माइंड फिक्सिंग उसकी कहाँ तक सही है, गलत है? देखिए, इस पर मैं किसी पे ये आइडियोलॉजी थोप नहीं रहा हूँ, ये मेरे अपने निजी विचार हैं और जिन विचारों से मैं चलता हूँ। जी, देखिए, मैं पिछले अगर समय काल की हम बात करें तो हर समय काल परिस्थिति में, हर कालखंड में लोगों का शब्दकोश था वो अलग था। पहले लोग संस्कृत में बात करते थे, समय बदला, जैसे जैसे कालखंड आए तो लोगों की भाषा भी बदली। जी, उस समय में जो हमारे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनको ऋषि मुनि कहा जाता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब जो हमारे साधु संत हैं, आधुनिक साधु संत हैं, वो लोग बोलते हैं, मैं तो आज के जो वैज्ञानिक हैं उनको भी साधु संत ही कहूँगा। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि शोध ऋषि मुनियों ने भी किए, शोध आज भी साइंस कर रही है। शोध आज भी साइंस कर रही है और विज्ञान ही सत्य है। जी, इसके बीच में अगर कोई, चाहे वो साधु संत हो, वो अगर आके कुछ बोल रहा है, ठीक तो है, वो भी अपने नॉलेज के हिसाब से ही बोल रहा है। हाँ, और उनको अगर लगता है जैसे अब ऐसी कोई स्पिरिचुअल ताकत तो है जो पूरी सत्ता को संभाले हुए है, लेकिन उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ना तो कोई उससे मिला है, ना कोई उसे देख सकता है, ना ही उसे कोई छू सकता है। तो जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जी, अगर फील करते हैं तो वो आध्यात्मिक चिंतन से ही हो पाता है। क्रियाएं हैं उसकी, हाँ, वो हमारे दर्शनों में दी हैं। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आज का जो यूथ है वो धर्म को एक
ऐसे चश्मे से ना देखे, मतलब कि धर्म कोई बहुत बड़ा बर्डन है, उसमें बहुत बाउंडेशंस हैं। हमारे सनातन संस्कृति में तो कहीं बाउंडेशन का नाम निशान नहीं है, ठीक है। वहाँ तो दायित्व हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। अब जिम्मेदारियों को अगर आप बंदिश समझोगे, अपना बंधन समझोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं तो हमें अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। अन्य धर्मों में जो पुस्तकों में लिख दिया गया है वो ही सर्वमान्य है, जबकि हमारे यहाँ धर्मों में ऐसा प्रावधान है कि जो आप डिबेट करें, जिसे शास्त्रार्थ बोलते हैं, उसमें जो सत्य निकले उसके लिए आप अप्लाई करें, उसके लिए अपने जीवन में धारण करें। हमारा जो हिंदू सनातनी धर्म है उसमें शास्त्रार्थ की व्यवस्था है, और ऐसा ही नहीं पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए भी शास्त्रार्थ की व्यवस्था है। समय समय पे पहले हुए भी हैं, जी, गार्गी है, अपाला है, ये शास्त्रार्थ हुए हैं। चश्मा से मुझे याद आया कि आप भी चश्मा लगाएं और मैं भी चश्मा लगाया हूँ, लेकिन दृष्टिकोण शायद दोनों का अलग हो सकता है। यही मैं तो चश्मे को मैंने एक बार लिखा कि मैं सबकी नज़रों में नेक नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी चश्मे का नंबर, सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। तो उस पर कई लोगों ने लिखा कि भाई जिसकी आंखें खराब ही ना हो, जो चश्मा लगाता ही ना हो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसकी आंखों पर चश्मा ना लगा हो। बिल्कुल सही बात। ये तो बाह्य चश्मा है, हटा दिया, लेकिन आंतरिक चश्मे का क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मन की आंखों से हम देख रहे हैं, हाँ, वहाँ जो पर्दा लगा हुआ है, वहाँ जो चश्मा लगा हुआ है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दृष्टिकोण जो है, दृष्टिकोण ही बदलना है। हमें मनुष्य के मानस को तैयार करना है, ना कि हमें IAS PCS तैयार करने में लगना। एथिक्स, मानस तैयार हो गया तो IAS भी बनेंगे, वो ईमानदार बनेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। आप एक बार बताइए, इतना बड़ा एग्जाम होता है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, इतने सारी उसकी प्रक्रिया है, इतना पढ़ के जाता है, उसके बाद भी घोटालों में पकड़ा जाता है। आप क्या तैयार कर रहे हैं? एथिक्स की कमी है। देश के लिए आप क्या बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूं। तो मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि लोगों में मानस तैयार हो। मानस हमने तैयार कर दिया, एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर दिया, एक अच्छा चरित्र निर्माण कर दिया। आप देखिए ना, कितने महान पुरुष हुए। विवेकानंद एक ही हुए, दूसरे तो नहीं हुए। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ही हुए, भगत सिंह एक ही हुए, चंद्रशेखर आजाद एक ही हुए। हम कब तक इनके नाम पर क्रेडिट लेते रहेंगे और आगे हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे? आज हमें क्यों नहीं हम ये देख रहे हैं कि हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा राजनीति इसका मजा ले रही है, जहाँ तक मेरा। भारत के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी। भारत के अंदर प्रतिभाएं पहले भी हुई हैं, आज भी हुई हैं, आज भी हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं का हम कहाँ पर उन्हें दायित्व दे सकते हैं? ये भारत की राजनीति को, भारत के जो सीनियर लोग हैं, भारत के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सत्ताओं में बैठे हैं, उन्हें ये तय करना पड़ेगा। आज युवा को अगर आप नेतृत्व नहीं दे रहे हो तो आप देश को कितना पीछे ले जा रहे हो, ये आप सोच भी नहीं सकते। वो कहा नहीं जाता है। प्राचीन कालखंड में अगर हम बात करें, महाभारत काल में पूरे महाभारत युद्ध का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वृद्ध थे या युवा थे? युवा थे। श्री राम वृद्ध थे या युवा थे? युवा थे। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे वृद्ध थे या युवा थे? युवा थे। आजादी की लड़ाई हुई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हजारों लाखों क्रांतिकारी वृद्ध थे या युवा थे? युवा थे। आज ऐसा क्या हो गया जो अच्छे युवा, आज ऐसा क्या हो गया जो युवा भीड़ में कहीं पीछे दिखाई देता है? झंडा थामे घूम। आज नेतृत्व की भूमिका में क्यों नहीं है? आज देश की राजनीति, मैं राजनीति पर ही नहीं, मैं तो हर विशेष क्षेत्र में कहूँगा कि युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करनी चाहिए और अपनी स्किल्स, अपने अनुभव के आधार पर वहाँ पर जो परिवर्तन ही युवा का एक बिल्कुल कहते हैं, युवा का पर्यायवाची क्रांति, क्रांति का पर्यायवाची युवा। और क्रांति का मतलब ये नहीं है कि हमने बसें जला दी, ट्रेन जला दी, ठीक है, सड़कों पर दंगे कर रहे हैं। क्रांति का मतलब ये है कि किसी पुरानी लचर व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन, एक ऐसा परिवर्तन जिसका सभी को लाभ मिले, बिल्कुल उसको क्रांति कहते हैं। आजकल आप बड़ा खादी पहन रहे हैं, इस पे भी रोटियां सेकी जा रही हैं। दरअसल अब देखिए, रोटियां सेकने वालों को तो रोटियां सेकनी है, मैं तो आनंद लेता हूँ। मैं तो खादी पहन के इसका जो सुख है वो भोग रहा हूँ। नहीं, आप इकोनॉमी भी अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं, भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी इससे। हाँ ठीक अगर है, आप जैसे सोच के और भी लोग आए। मैं तो ये पहने हूँ, गलत पहना हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारत के अंदर
जो हमारा युवा है वो स्किल्ड बने, जी, स्किल ले, हुनरमंद हो, जिससे कि भारत में जो सपेरों का देश भारत को कहा जाता था, जो विदेशी आक्रांता भारत को सपेरों का देश कहते थे, आज वो भारत G20 में अध्यक्षता कर रहा है। ये गर्व की बात है। बिल्कुल स्वाभाविक। लोगों को इस पर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, लोगों को गर्व से सीना चौड़ा करना चाहिए कि आज वो भारत जिसे लोग सपेरों का देश कहते थे, आज 20 ऐसे देशों की अध्यक्षता कर रहा है जो प्रगति की ओर मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत से, बिल्कुल। तो ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है? आपके ओजस्वी विचार से बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ियां भी सीखेंगी। मैं देखिए बस इतना कहना चाहता हूँ कि युवाओं को ही समझना पड़ेगा। बिल्कुल। युवा अगर नहीं जागा, विवेकानंद जी ने कहा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। सही बात। उठने और जागने की बात क्यों कही? जागने की बात उनकी सुबह से जागने की नहीं थी, जागने की बात ये थी कि जिस निद्रा में तुम सो रहे हो उस निद्रा उस अवस्था से जागो। सुबह को तो हर कोई जागता है, हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि युवा जो सोया हुआ है, उसकी बात कर, जो भटका हुआ है, मार्ग से भटका हुआ है, विचलित है, उसको अपने मार्ग पर आना होगा, अपना लक्ष्य साधना होगा और लक्ष्य साध के उसे आगे बढ़ना होगा। आज के युवा जो हैं वो, चाहे वो लड़की हो या लड़कियां, वो जो क्या विपरीत लिंग के प्रति बहुत ही आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है वो कि हम वो आशिक हैं ऐसे करके कुछ कहा जाता है कि देखिए मैं ये कहूँगा प्रेम सबके जीवन में होना चाहिए, प्रेम के बिना जीवन ही नहीं है। नहीं, वो कहते नहीं कि आशिक, हम वो आशिक हैं कि प्रेम का कि कुत्ते के लिए वो खून दे, क्या ऐसे कुछ कहा जाता है। अच्छा, हम ऐसे आशिक नहीं जो लैला के कुत्ते को खून दें। देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रेम, मैं कह रहा हूं ना कि जो चीजें थीं उनको इतना तोड़ा और मरोड़ा गया है जी। प्रेम करना गलत है ये किसने कहा? हाँ, किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। हमारे यहाँ तो विवाह की परंपरा है, हमारे यहाँ तो प्रेम से लोग रहते हैं, प्रेम और सौहार्द से लोग रहते हैं। हमारी पुरानी परंपरा में देख लीजिए, विवाह नहीं करना, लेकिन प्रेम को कामुकता मानते हैं। लेकिन प्रेम का मतलब निर्माण करना है, प्रेम का मतलब नष्ट करना नहीं है। प्रेम अगर आप किसी को करते हैं तो आप किसी का जीवन संवारिए, बिल्कुल। किसी को आप ऐसी जगह पहुंचा दिए जहां वो जाना चाहता है, उसे मदद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। माँ और पिता में यदि संतान सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो अपनी माँ से करती है, क्योंकि माँ अपने जीवन को दांव पर लगाकर बच्चे का निर्माण करती है, उसे जन्म देती है। इसीलिए किसी भी बच्चे का प्रेम अपनी माँ के प्रति ज़्यादा होता है, क्योंकि वह अपने जीवन को जोखिम में डालती है, तब आपका निर्माण करती है। यही वास्तविक प्रेम है। और माँ का प्रेम ही, माँ और पुत्र का प्रेम ही संसार में सबसे बड़ा प्रेम माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो भी प्रेमी हैं, मैं उनसे यही संदेश देना चाहूँगा, जब आपने प्रश्न किया है कि अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो किसी को नष्ट मत करिए, किसी को आप ऐसा मत बनाइए कि वो बेचारा खत्म ही हो जाए, अपंग। ठीक है, उसे बनाओ, उसका निर्माण करो, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करो, उसके चरित्र का निर्माण करो, उसे आगे पहुंचाओ, यही प्रेम है। लेकिन पता लगी इलाहाबाद IAS की तैयारी करने जा रहे हैं और मुजरा कर रहे हैं। समाज में हर तरीके के लोग हैं, किसी को अगर उसमें आनंद है तो आनंदित हो रहा तो होने दीजिए। समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, सभी विवेकानंद नहीं हो सकते। जी जी जी, लेकिन विवेकानंद से सीख भी तो सकते हैं। सीख सकते हैं, अपने अपने लक्ष्य बनाने होंगे, लक्ष्यों पर काम करना होगा। किसी को नृत्य में इंटरेस्ट है तो नृत्य करे, फिर वो IAS का जो टैग लेके जा रहा है वो ना लेके जाए, क्योंकि वो एक ऐसी प्रशासनिक सेवा है, सम्मानित पद है, उसको तो गंदा ना करे। जिम्मेदारियाँ आती हैं, एक समाज एक ऐसी दृष्टि से देखता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि युवाओं को इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी, मैं तो जब सोचने बैठता हूँ तो दिमाग में इतने सारे विषय आ जाते हैं कि किस किस पर काम करना। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। और युवा कह रहा है कि हमारे पास कोई काम नहीं है। काम की उसके सामने भी चुनौती है। हमारे देश की जो व्यवस्था है इसने उसे अपंग बना दिया है। व्यवस्था में जरूर सुधार होना चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था दी जा रही, जो शिक्षा उसे दी जा रही, उस शिक्षा से रोजगार नहीं मिल रहा।
तो उस शिक्षा को दिया क्यों जा रहा है? इतने इतने बड़े महंगे कोर्स क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं मार्केट में, जिन कोर्सों को करने के बाद आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं? और यदि उन कोर्स को करने के बाद भी युवा योग्य नहीं है तो फिर आप उसे पास होने की मार्कशीट क्यों थमा रहे हैं? ये भी चुनौती है। कैसी परीक्षा है वो? बिल्कुल सही बात है आप। तो ये सवाल खड़े करते हैं, ये सवाल खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। ना ही सवाल करने वाले लोग आज पत्रकार रह गए हैं जो सवाल करें, और ना ही आज लोग जवाब देने वाले हैं। अगर आप किसी से सवाल कर लेंगे तो वो आपको सीधे अगले दिन उठवा लेगा या आपको धमकी दे देगा, आप पर FIR हो जाएगी, आप पर ED और पता नहीं कौन कौन सी जांचें हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सरकार से आज भी सवाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो ये हमारा ये चौथा स्तंभ है कहाँ फिर? चौथा स्तंभ तो खत्म ही है। जर्नलिस्ट है, ये पत्रकार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। देखिए, कोई भी शासक हो 100% सही नहीं होता जी। एक आध निर्णय उसका ऐसा होता है जो गलत हो जो जाता है। कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वर्तमान सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जिन्होंने जो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जो बिल्कुल। वर्तमान सरकार ने पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ लिए हैं। मैं उन फैसलों का पुरजोर समर्थन करता हूं। बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे कि हाँ, क्राइम की सजा क्या होती है। लॉ एंड ऑर्डर का सही जो प्रयोग है वो अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और देखिए आप, प्रदेश सुधर रहा है जी। कई सारे ऐसे निर्णय हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है। जी कह रहे हैं कि माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं बख्शे कह रहे जाएंगे, हैं और accident- बख्शे नहीं जाने चाहिए। इसमें कोई भी दिमाग में आपके कोई क्वेश्चन मार्क होना नहीं चाहिए। कह रहे हैं पहले गाड़ी पलटी जाती थी, अब एक्सीडेंट भी हो जाए, क्या करें? बिल्कुल होने चाहिए। जब उन्होंने जो धन जो बटोरा है, जो गरीब लोगों को सताकर, गरीब लोगों को प्रताड़ित करके जो कोठियां बनाई हैं, अगर योगी जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें जो कुछ जिसका गलत हक है नहीं। उसे मिलना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें होना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जी। इसी से आगे बढ़ते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई हैं हमारे और जो नौजवान हैं, पहले किसान बात करते हैं। किसान की ये जो इस साल की समस्या है वो ये रही है कि जो पैदावार है वो कम हो रही है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ प्रतिवर्ष दर कम ही हो रही है। राजनीति व्यवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन लाया जाए, उन किसानों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि अगर वो उनकी फसल कम हो रही है तो उनके लिए कुछ मुआवजे की व्यवस्था की जाए, या ये मुआवजे की व्यवस्था ना हो तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएं कि उनके लिए अच्छी किस्म के बीज प्रोवाइड कराए जाएं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कराई जाए, ताकि ये जो समस्या आ रही है, चूँकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और उसके भोजन की व्यवस्था करना किसान के साथ साथ सरकारों की भी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं निकाली हैं जो वास्तव में सराहनीय हैं। यदि देश का नेतृत्व इन चीज़ों पर विचार भी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है जी कि आज देश में गंगा पर बात हो रही है, आज देश में जैविक खेती पर बात हो रही है, आज देश में घर घर शुद्ध जल पहुंचाने की बात हो रही है, आज देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं, आज देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि हाँ, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में सिर्फ आलोचना ना करके हमें समन्वय की भूमिका निभानी होगी। सकारात्मक और हमें नकारात्मक सहयोग करना दोनों होगा। पक्ष लेने चाहिए। सरकार के साथ मैंने देखा, मैं कई कैंपेनिंग में गया जहाँ पर मैंने किसानों को समझाने का प्रयास किया कि हम लोग जैविक खेती की ओर बढ़े। किसान तैयार नहीं होते, क्योंकि अब वो बीमारी, अब वो कैंसर लोगों को लग चुका है और उसके लिए उन्हें 3 साल का जो इंतज़ार है वो करना पड़ रहा है। लोगों का ऐसा कहना है कि जो खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसके जो सही परिणाम है वो तीसरी साइकिल में जाके मिलते हैं। अच्छा। मतलब 1 साल 2 साल फिर तीसरी साल में, माने तीसरी फसल कह लें। हाँ, इस टाइप से मतलब ऐसा है। अच्छा। तो वो लोग सोचते हैं कि हम इतना लॉस क्यों करें। हाँ, समय का। अब किसान को ये चाहिए ना कि हमारा तुरंत परिणाम। गेहूं जो है, अगर उसका 3 क्विंटल अभी कट रहा है यूरिया से। ठीक है, यूरिया से, तो वो 4 काटने की कोशिश करेगा, उसमें और केमिकल डालेगा। हाँ।
भूमि भी जो मशीनें प्रयोग हो रही हैं उससे भी भूमि की उपज जो है वो कम हो रही है, क्योंकि इतनी भारी भारी मशीनें जो ट्रैक्टर और ये मशीनें जो चल रही हैं उससे भी मिट्टी पर जो दबाव पड़ रहा है, मिट्टी जो दब रही है। हाँ, तो ये भी बड़े कारण हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सनातन संस्कृति की जो व्यवस्था थी वैसी व्यवस्था हम फिर वहीं लौटेंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन खोकर लौटेंगे। लेकिन वही है ना कि आपसे मैंने कहा किसी व्यक्ति से कि सामने गड्ढा है आप मत जाओ, वो कूदा, गिरा, पैर फ्रैक्चर हुआ, तब उसे लगा कि गड्ढा है। मैंने कहा तो उसने सोचा इसका कुछ फायदा होगा, वही हो रहा है। तो लोग एक ऐसी भीड़ में, ऐसी होड़ में, एक ऐसी आधुनिकता में जा रहे हैं जहां पर वो जानते हैं कि सब कुछ खो के आखिर लौटना हमें वहीं है। ठीक है, लेकिन खोकर लौटेंगे। आज गाय बैल जो रोडों पर मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है? हल में नहीं जोते जा रहे, हल में नहीं जोते जा रहे, तो फिर उनका क्या होगा? प्रकृति ने तो सभी को समान व्यवस्था दी है जी। इंसान ने उनका चारा छीन लिया, उनका जंगल छीन लिया। आज आप देखो, सरकार को इस पर क्यों कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, खेत खत्म हो रहे हैं, हाँ। चारों तरफ जिधर देखो बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, प्लॉटिंग नजर आ रही है। इस पर सरकार क्यों नहीं निर्णय लेती? लेकिन सरकार जब वो बिल्डिंग बनने के लिए प्लॉट लिखे जा रहे हैं, उसको उन्हें स्टम्प मिल रहे हैं उसके, तो वो क्यों इस पे? वही चीज है ना कि जो हमें अपनी सोच है उसको बदलना होगा, राजनीति में अच्छे लोगों को आना होगा, अच्छी विचारधारा के लोगों। आप देखो, जिनकी विचारधारा अच्छी होती है वो राजनीति से बहुत दूर चले हाँ, ऐसा क्या है कि किनारा अच्छे लोग हैं वो राजनीति में नहीं आ रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा वोटर है, सोनू शर्मा कहते हैं कि 4 शराबी एक जगह एकत्रित होकर दारू पी लेंगे, लेकिन 4 बुद्धिमान एक मंच पर होकर एक बात नहीं कहेंगे। उसका कारण ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे बड़ी जो उसमें कमी है कि वो समन्वय नहीं कर पाता। अच्छा। और मेरा मानना ये है कि अगर वो थोड़ा सा अपने अंदर से ईगो निकाल दे तो एक बहुत बेहतर प्रशासक के रूप में वो काम कर सकता है। ऐसे कई उदाहरण रहे हैं हमारे देश में जी। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी विचारक, मनीषी, विद्वान लोग हैं, उन लोगों को मार्गदर्शक की भूमिका में रहना चाहिए। बिल्कुल। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे, ठीक है, जितने भी हमारे अनुभवी लोग हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या बिजनेस का हो, और जो बागडोर है वो युवाओं के हाथ में सौंपनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। परिवर्तन है, प्रकृति का नियम भी यही कहता है कि एक समय के बाद आप जब ढलने लगे तो अपनी व्यवस्थाओं को दूसरे के हाथ में दे देना चाहिए। लेकिन आज क्या देख रहे हो आप? 95 साल तक लोग लगे हुए हैं, कुर्सी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं ना, गडकरी जी को देखिए कितने अच्छे हाईवे बना रहे हैं, हाँ। क्रांतिकारी, विपक्ष भी नहीं बोल सकता उनके रोड। नहीं। बताइए समर्थन मजबूर कहाँ से आए ये लोग? यहीं से, मैं बीजेपी का समर्थन या वो नहीं कर रहा, मैं पार्टी बंदी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक व्यक्ति विशेष की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने काम किया जी। और तो जो ऐसे काम हो रहा है उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। भाई, कोई व्यक्ति जब अपना समर्पण भाव से काम कर रहा है तो उसकी क्यों नहीं तारीफ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उसका हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे अच्छे लोग हैं, इन लोगों के साथ क्यों राजनीति होती है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं आने दिया जाता है? ये हमारी जनता है। देखिए, लोकतंत्र में राजा कौन? जनता जिससे चाहे उतार दे, जिससे चाहे बना दे। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जागरूक नहीं होगी, तब तक हम देश में सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता को जाति, धर्म, दारू, इन सब चीज़ों से, शराब, पैसा, लालच, इन सब चीज़ों से निकलकर एक विकास के लिए वोट देना होगा, एक सुधार के लिए वोट देना होगा, परिवर्तन के लिए वोट देना होगा। उसे समझना होगा कि आप एक बात बताइए कि कोई भी अच्छा व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो जनता उसे क्यों नहीं चुनती? क्योंकि उसके पास कोई लुभावने मॉडल नहीं होंगे। वो वही बात कहेगा, जनता में जाएगा जो वो कर सकता है, जो नियमानुसार वो कर सकता है। वो झूठे प्रलोभन नहीं देगा। तो जब प्रलोभन नहीं देता है जनता आकर्षित नहीं, तो जनता आकर्षित नहीं होती। जनता तो उससे आकर्षित होती है ना जो बढ़िया लग्जरी गाड़ी से उतरेगा, 50 गाड़ियों का पीछे काफिला होगा, साइड में भैया जी होंगे, एक मोबाइल कोई दूसरा अटेंड कर रहा होगा, बढ़िया लग्जरी गाड़ी होगी, गले में सोने की 2 तोला की चैन होगी, 7-8 अंगूठियां पहना होगा दोनों हाथों में। तब लगेगा नेताजी हैं, तब लगेगा कि अरे भैया जी आ गए, पैरों में गिर जाएगा। तो जब जनता को निर्णय लेने का समय होता है तो वो लाचार हो जाती है। तो फिर क्या होता है? फिर 5 साल तक
वो जिसे चुनकर संसद में भेजती है वो 5 साल तक उसी जनता का खून चूसता है। आर्य जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने देश, समाज, युवा, किसान सभी पहलुओं को बहुत अच्छे से टच किया। हमें उम्मीद है कि ये हमारी जो ऑडियंस है वो सुनेगी और विचार करेगी। आपने ये कीमती समय हमारे लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी। जय हिंद, जय भारत।